मेरा नाम अभय है। मैं राजस्थान में अपनी मम्मी के साथ रहता था। मेरे पापा का चेहरा मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि जब मैं 6 महीने का था तभी मेरे पापा की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। वह एक फ़ौजी थे। मेरी मम्मी ने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया। उन्होंने मुझे कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे एक नेक और काबिल इंसान बनाया। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन मेरी जॉब, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी सब कुछ मुझसे खो गया, और वह भी एक शक की वजह से। कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता। वाकई एक शक का इलाज नहीं था, और इस शक की वजह से लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह हो जाती हैं और लोगों ने अपनी को खो देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अकेला था और आज मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। उस काल कोठरी में मेरे अलावा 4 और तहखाने मुजरिमों के थे। मेरे हाथों में जंजीर से जकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं जिस जुर्म के गिरफ्तार हुआ था, सुनने वालों को इस बात पर यकीन नहीं आता था। पहली रात मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम किया था कि मेरी आंखें अभी भी सुर्ख लाल थी। मेरी शादी की पहली रात याद आते ही मेरी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। दुल्हन के जोड़े में मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं अपना कंट्रोल खो दिया और बड़ी बेदर्दी से उसके सर का दुपट्टा खींचकर उसे असली रूप दिखाया। उसे दिखाया वह तिलमिला उठी और मुझे हैरानी में देखने लगी। कहा, क्या हुआ? अभी तो मैं अपनी मोहब्बत की शुरुआत भी नहीं की थी कि तुम चिल्ला रहे हो। और मेरा जुनून और वैसीपन पूरी रात तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर क्या करोगी? मेरी बात पर वह कहने हैरान हुई और बुत बनी मुझे देख रही थी। जब मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाया, मैं जेल में इन्हीं सलाखों में उसे बुरी तरह से चौंक उठा था। जब इंस्पेक्टर ने डंडा जेल के दरवाजे पर मारा था, शायद मेरा ध्यान अपनी तरफ करवाना चाहता था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, रुक जाओ, आज मैं तुम्हें अब तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। उसने ये कहते हुए मेरे जेल के दरवाज़ा खोलना शुरू किया। दरवाज़ा खोलते ही कहा, वह मेरे पास आया और कहने लगा, आज तुझे सच बताना ही पड़ेगा कि तूने अपनी पत्नी के साथ सुहागरात में ऐसा क्या किया कि वह मर गई। तुझे इतना मारूंगा कि तुम्हारी चीखें पूरे जेल के कैदी तो सुनेंगे ही, साथ साथ आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ के लोग भी सुनेंगे। आंखें गुस्से में एकदम लाल थी उसकी, जैसे कि अंगारे बरस रहे हों। वह देखने में हट्टा कट्टा, लेकिन मुझे उसे देखकर न ही उसकी बात में थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने जो गलत काम किया था मेरी सज़ा तो होनी ही थी। मैंने अपने को समझाया और दूसरी बात निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा इस दुनिया में था ही कौन। मैंने सब कुछ खो दिया था। इंस्पेक्टर ने मुझे घसीटते हुए जेल की एक काल कोठरी में ले गया और वहाँ का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया। मैं बुरी तरह से मुंह के बल जा गिरा। मेरे हाथ अभी भी जंजीरों से जकड़े हुए थे। उसने पुलिस ने जेल के अंदर भेजा और खुद भी अंदर आ गया। मुझसे कहने लगा, देख, तुझे आखिरी मौका देता हूँ, सच सच बता दे, तूने ऐसा अपनी पत्नी के साथ क्या किया? वह शादी की रात ही मर गई। जिसे तरीके से तूने उसे मारा है, एक दरिंदा हवस का पुजारी ही कर सकता है। यह कहकर फिर से कहने लगा, बोल, तूने क्यों ऐसे मारा अपनी पत्नी को? क्यों मारा? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह पुलिस फिर कहने लगा कि दरिंदा ऐसा नहीं मानेगा, इसे इतना तड़पाओ कि अपने मुंह खोल दे। इसे कहते हुए वह इंस्पेक्टर काल कोठरी से बाहर निकला और उस पुलिस वाले ने मेरे ऊपर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। मुझे उससे इतना मारा कि मैंने जो जेल की ड्रेस पहनी हुई थी, वह सफ़ेद शर्ट से पैंट वो फट गई। लेकिन कुछ बोलना तो दूर, मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला। मेरे उस पर मरने के निशान हो गए थे, उसमें खून निकलने लगे थे। तब वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर को बुलाया और कहा, सर, इसने तो अभी तक मुंह नहीं खोला, इसका अब क्या करूं? इंस्पेक्टर कहने लगा, इसका इलाज कल फिर करेंगे। तो इसे बालों से पकड़ते हुए उसे उठाया और कहा, तू जैसे दरिंदे का यही हाल होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ इससे भी बुरा होना चाहिए। मैंने अपनी नज़र नीचे ही की हुई थी, मुझसे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी उससे हाथ में बंधे हुए जंजीरों को पकड़कर मुझे जेल में ले कर जा कर धक्का दे दिया। अगर वहाँ बैठे कैदी न पकड़ता तो मैं मुंह से ज़मीन पर गिरता। उस कैदी ने मुझसे पूछा, भाई, पुलिस को पता क्यों नहीं देते? तूने उस लड़की के साथ क्या किया? मैंने रोते हुए सब उसे
उसे इतना ही कहा कि उस पल को दोबारा याद नहीं करना चाहता। दूसरे दिन इंस्पेक्टर फिर मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हारी पत्नी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तू चल मेरे साथ। आज वो मुझे काल कोठरी में ना ले गया बल्कि ऑफिस में ले गया और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगा, बता तूने ऐसा फैसला क्यों लिया। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा और कहने लगा, सर मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलना, मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मंजूर होगी। उसने कहा, तू पहला ऐसा मुजरिम है जो अपनी बचाव में या सफाई में कुछ नहीं कह रहा है, तो जो तुझे नहीं बता रहा है मुझे बता। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। उसने मुझे पीने के लिए जूस दिया जिसे मैंने पीने से मना कर दिया। बहुत देर तक रोया। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है तू रो ले, तू जितना रोएगा उतना ही तेरे लिए अच्छा है, पहले तू अपने मन को हल्का कर ले। बहुत रोने के बाद जब उसने थोड़ा शांत हुआ तो बताना शुरू किया। हुआ ये था कि मैं अपनी माँ के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। एक दिन मेरी माँ छत पर कपड़े फैलाने गई थी, तभी दरवाजे के दस्तक हुई। मैं उठकर गेट खोला तो सामने माँ की सहेली की बेटी और माँ की सहेली खड़ी थी। मैंने घर में उन लोगों को बैठाने को कहा और माँ को आवाज़ दी। माँ जल्दी से उतरकर नीचे आई। मैंने देखा आंटी की बेटी की नज़र मुझ पर ही थी। उस लड़की का नाम मेघना था। मेघना वाकई बहुत ही सुंदर थी। खैर मैं तो कमरे में चला गया। मैं नहीं जानता कि माँ और आंटी के बीच क्या बात हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ दी, बेटा इधर आओ। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ माँ ने मुझसे कहा, बेटा मुझे बहू के रूप में मेघना बहुत अच्छी लगती है। मेघना को भी तुम बहुत अच्छे लगे। तुम बताओ तुम मेघना कैसी लगी। मैंने कहा, माँ आपको अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छी लगती है। मेघना की माँ अपने पर्स से एक खूबसूरत सी डायमंड की रिंग निकाली और मेघना के हाथ में देकर बोली, अभय को पहना दो। मेरी माँ बोली, रुको अभी अभी अपनी तरफ से बहू को रिंग लेकर आती हूँ, दोनों ने एक साथ पहनाएंगी। थोड़ी देर बाद माँ रिंग लेकर आ गई। मैं मेघना एक दूसरे से रिंग पहना दी। 10 दिन बाद हमारी शादी की तारीख रख दी गई। मेरी और मेघना की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। मेघना बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो बहू और पत्नी का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही चैन सुकून से गुजर रही थी। एक दिन मेघना की एक दोस्त आई और मेघना से कहने लगी, मेघना इतने बड़े अनजान शहर में मेरा कोई नहीं है और मेरी जॉब भी शहर में लगी है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ। मेघना उसकी बात सुनकर चुप हो गई। मैंने और माँ ने कहा, क्यों नहीं, आप यहाँ रह सकती हो। मैंने और माँ ने सोचा, अतिथि देवो भव। उस लड़की का नाम साक्षी था। वो मेरे घर रहने लगी। कुछ दिन में ऐसे ही निकल गई। मेरी माँ हर रोज़ नहा धोकर मंदिर जाया करती थी और मैं साक्षी ऑफिस जाया करते थे। मेघना हाउस मेकर थी तो वो घर पर ही रहती थी। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में याद आया कि मैं अपनी एक ज़रूरी फाइल लिया ही नहीं। मैं तो आधे रास्ते से घर लौट आया कर आ गया। मैंने देखा घर के दरवाज़ा खुला हुआ था और कोई लड़का घर के दरवाजे पर खड़ा था। मेघना उससे बात कर रही थी। मैं जब दरवाजे तक गया तो वो लड़का जाने लगा। जब वो लड़का चला गया तो मैंने मेघना से पूछा, मेघना ये लड़का कौन था। वो कहने लगी, ये मेरा कोरियर लाया था। मैंने कहा, ठीक है, और मैं अपनी फ़ाइल लेकर वापस ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ दिन बाद ऑफिस में अचानक मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी और मैं छुट्टी लेकर घर आया तो मैंने देखा कि वही लड़का सोफे पर बैठा हुआ था और मेघना उसे मुंह में पानी पिला रही थी। मुझे देखते ही वह लड़का उठ कर चला गया। मैंने कहा, मेघना उस दिन तो तुमने कहा था कि यह कोरियर वाला है, आज तुम उसे अपने हाथों से पानी पिला रही थी। वो कहने लगी, मेरे हाथ में चोट लग गई थी और उसने बहुत प्यास लगी थी। उसने मुझे कहा, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, इसलिए मैंने पिला दिया। मैंने कहा, तुम ऐसे ही किसी अनजान को अपने घर में बिठाकर पानी कैसे पिला सकती हो। ज़रूर तुम्हारा उस लड़के के साथ कुछ है। इस बात पर मेरे और मेघना के बीच बहुत लड़ाई हुई और बात मारपीट पर आ गई। माँ उस दिन मंदिर गई हुई थी। मैंने मेघना को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद माँ घर आई और मुझे पूछने लगी, बेटा आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से। मैंने कहा, हाँ माँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। माँ ने मेघना को आवाज़ लगाई लेकिन मेघना तो घर पर थी ही नहीं। वो कैसे माँ के
पास आती मैंने माँ से सारी कहानी बता दी। तभी मेरा घर से फ़ोन आया, कॉल आई और अपनी पत्नी की लाश नहर में मिली है, यह सुनते ही मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और माँ की मौत हो गई। तब तक वो लोग मेघना की लाश लेकर भी आ गए। मेरे घर में दो दो लाशें थी। मैं कभी मेघना को देखता तो कभी माँ को। खैर, उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। मैं तो बिल्कुल टूट कर बिखर गया था। उस समय साक्षी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। धीरे धीरे साक्षी के करीब होने लगा। एक दिन साक्षी ने मुझसे कहा, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। मुझे साक्षी अच्छी लगने लगी थी, उसे भी मैं अच्छा लगने लगा था। हम दोनों ने बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी कर ली। शादी की रात जैसे ही मेघना के कमरे में जाने लगा तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं चुप कर सुना तो मेघना ने जाने किससे कह रही थी कि वहाँ तूने क्या काम किया, तुझे मेरे प्यार से मिला दिया, मैं तुझे इस काम के बदले पैसे दूंगी, अब तू यहाँ से जा। मैं जल्दी से कमरे में गया तो कमरे की पिछली खिड़की खुली हुई थी और वो लड़का उससे कूद रहा था। मैंने उसे कूदते हुए देख लिया था तो वो वही लड़का था जिसे मेघना अपने हाथों से पानी पिला रही थी। मैं जब उस खिड़की के पास गया, वो लड़का वहाँ से कूदकर भाग गया। मैं साक्षी के पास गया और उसका गला पकड़ते हुए पूछा, बताओ साक्षी, ये सब क्या है। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ। दरअसल मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो अपना दिल हार बैठी थी और सोचने लगी कि कैसे मैं मेघा के बीच से हटाऊँ, और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इसीलिए मैंने उस लड़के को जानबूझकर मेघना के करीब किया और आपके मन में शक का बीज बोना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने उस दिन मेघना को धक्का देकर घर से आपने बाहर निकाल दिया। जब मेघा रोते हुए जा रही थी तो इस लड़के ने मेघना को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और नहर में ले जाकर फेंक दिया। पानी में डूबने से मेघना की मौत हो गई और मैंने आपको पा लिया। यह कहकर वो हंसने लगी। मुझे इतना तेज गुस्सा आया, उसको एक जोरदार थप्पड़ दिया। मेरा थप्पड़ लगते ही वह एकदम गुस्से से खड़ी हुई और फ्लावर पॉट उठाकर मुझे मारने के लिए आई। मैंने उसके हाथ से फ्लावर पॉट लेने लगा, उसे छीना झपटी में वो फ्लावर पॉट उसके सर पर लग गया और उसके सर से खून का फवारा निकल गया और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। और मैंने खुद से पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस मुझे पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि तुम्हारी पत्नी के साथ तुमने कोई संबंध बनाए ही नहीं, बस उसके सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने कहा, सर, मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने एक शक की वजह से उतनी प्यारी पत्नी को खो दिया और इस वजह से मेरी माँ भी चली गई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ और सिर्फ शक की वजह से। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। हमें सच्चाई की तह तक जाना चाहिए, तब तक कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए, नहीं तो पछतावा के अलावा हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।